मैनचेस्टर सिटी आर द चैंपियंस ऑफ चैंपियंस लीग 2022 एंड 23 सीजन। तो क्या कल का गेम था भाई, आई हैव नो वर्ड्स, क्योंकि मुझे ऐसे गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो दोनों तरफ से ओपन हो। लेकिन जो जैसा लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा लोगों का प्रिडिक्शन था कि ये गेम 5-0, 3-0, 4-0 से होने वाला है, तो कल का गेम बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। जितना इजीली लोग कह रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी जीत जाएगी ओवर इंटर मिलान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखो, सबसे पहला कारण ये है कि जो गेम था टोटली दोनों तरफ से ओपन था, और जो गेम के मेन हीरोज थे जो थ्रू आउट द सीजन उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, चाहे वो केविन डी ब्रुयना हो, अर्लिंग हालैंड हो, बर्नार्डो सिल्वा हो या इके गुंडोगान हो। उन लोगों को मैच इंटर मिलान के जो डिफेंस है टोटली साइलेंट रखा हुआ था पूरे गेम में। तो गेम के चांसेस तो दोनों टीम के लिए बन रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो चांसेस को कन्वर्ट किसने किया और किसके फेवर में वो गेम गया। चांसेस मैनचेस्टर सिटी को भी मिले, चांसेस इंटर मिलान को भी मिले, लेकिन मैनचेस्टर सिटी जो है उन्होंने उस चांस को क्रिएट किया और उस चांस में उन्होंने गोल स्कोर किया, ठीक है। लेकिन इंटर मिलान उसको कर नहीं पा रही थी, उसको बार बार जो पोजीशन थी उसको लूज़ कर रही थी, पासिस की जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और बार बार पोजीशन लूज़ होने की वजह से जो है जो मैनचेस्टर सिटी है वो अटैक को बिल्ड कर पा रही थी। देखो, जो फाइनल थर्ड में जो कन्वर्जन होता है ना, जो चांस को गोल में कन्वर्ट करना होता है, वो इंटर मिलान बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। और भाई सबसे बड़ी बात मेरे को समझ में नहीं आता, ये लाउटारो मार्टिनेज का चक्कर क्या है। मैं वर्ल्ड कप से उसको देखते हुए आ रहा हूँ, क्या भाई वो, भाई कल के गेम में दो प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन चल रहा था शिट हाउजरी में, और वो दो प्लेयर और कोई नहीं, लाउटारो मार्टिनेज और रोमेलो लुकाकू के बीच में चल रहा। ऐसा नहीं है कि चांस लुकाकू को नहीं मिला, लेकिन लुकाकू को चांसेस मिलने के बाद भी उसने कल इतने इंपॉर्टेंट स्टेज में उसको गोल में कन्वर्ट नहीं किया। लुकाकू बीइंग लुकाकू कल के फाइनल में दिख रहा था वो, जहाँ पे इतना वर्स्ट डिसीजन मेकिंग, आप इतने बड़े स्टेज में अपने साल भर की आपकी जो मेहनत है, आपने जो खून पसीना बहाया है, आपने जो इतनी मेहनत की, आप लड़ के फाइनल तक पहुंचे और वहाँ पे इतना बैड डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। एज अ कोच क्या फील हो रहा होगा इंटर के कोच को, मैं समझ नहीं सकता क्या ऐसा फील हो रहा होगा उसको, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग लाउटारो मार्टिनेज को एक ऐसा ओपन गोल पे चांस मिला था और उसने इंस्टेड ऑफ गिविंग अ पास टू लुकाकू उसने खुद ही शॉट लेने का कोशिश किया, और इतना बैड डिसीजन। एडरसन अपने गोल से बहुत ही ज़्यादा बाहर था और फार कॉर्नर में उसको गोल मारने के चक्कर में एडरसन के ही बॉडी में मार दिया लाउटारो मार्टिनेज ने, जो कि बहुत ही मिजरेबल था। और दूसरा चांस ये था, एक हेडर के थ्रू उन्होंने चांस बनाया था और उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए लुकाकू ने। भाई जो दोनों तरफ ओपन गोल पे एडरसन खड़ा था, उसने ना राइट मारा ना लेफ्ट मारा, सीधा एडरसन के ऊपर मारा, उसकी बॉडी पे मारा। मतलब देख रहे हो, मतलब चांस कन्वर्ट जहाँ करना चाहिए था वहाँ पे इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स की इंटर ने। मेरे हिसाब से जितना चांस मैनचेस्टर सिटी ने क्रिएट नहीं किया था उससे ज़्यादा इंटर मिलान ने कल कर दिया था, लेकिन उसको एक गोल के तौर पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो गई। अगर दूसरी बात देखी जाए तो और भी काफ़ी सारे चांसेस थे। एक लूपिंग हेडर डाला था एडरसन के ऊपर से, लेकिन उसको भी कन्वर्ट नहीं कर पाया, और लुकाकू अपने ही टीममेट के सामने आके गोल करके, मतलब लुकाकू को जो रेपुटेशन बना हुआ ना कल के गेम में टोटली उसी पे खड़ा होता है, और वही गेम दिखाया रोमेलो लुकाकू ने। बहुत बैड डिसीजन मेकिंग था। एक इतने बड़े प्लेयर से आप ऐसा गेम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, जहाँ पे आप इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हो, आप एक फाइनल खेल रहे हो, आप यूसीएल फाइनल खेल रहे हो। तो सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि इस सीजन तीन फाइनल्स में 3 इटालियन टीम पहुंची थी, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसको तीनों के तीनों जीत नहीं पाए, तीनों के तीनों ने हार गया। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इटालियन फुटबॉल। लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी वाले तो चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। इंटर मिलान के सेंटर बैक्स का जो ड्यूटी सौंपी गई थी उसमें वो लोग टोटली खरे उतरे, क्योंकि उन्होंने एक बीस्ट को शांत रखा, अर्लिंग हालैंड को शांत रखा, जो इस सीजन दहशत मचा के रखा था फुटबॉल वर्ल्ड में, उसको उसने सक्सेसफुली शांत रखा। डी ब्रुयना को भी शांत रखा था काफ़ी हद तक। 36 मिनट में उसको इंजरी हो गई और उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डी ब्रुयना की कमी एक प्लेयर ने कमी पूरी होने नहीं दी जिसने उसे सब्स्टिट्यूट किया था, और वो था फिल फोर्डन ही ऐसा प्लेयर था जो सक्सेसफुली चांसेस क्रिएट कर पाया था मैनचेस्टर सिटी के लिए। वरना तो डी ब्रुयना, केविन डी ब्रुयना और बर्नार्डो सिल्वा और इके गुंडोगान और अर्लिंग हालैंड तो टोटली शांत दिख रहे थे कल के गेम में, बहुत ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे थे। फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ 9 टच लिए थे अर्लिंग हालैंड ने, सोचो। तो ये बहुत बड़ी बात है। डिफेंसिवली तो स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, लेकिन अगर फिर किसी ने डिफेंस को तोड़ा, और बार बार जो तोड़ रहा था वो जैक ग्रिलिश और
फिल फोर्डन ही थे अपने काम में, वो टोटली खरे उतरे, उन्होंने ऑन पॉइंट थे अपने जॉब पे और सब पूरा किया। और हाँ, जॉन स्टोन्स का भी बहुत अच्छा गया गेम काफ़ी हद तक। काइल वॉकर ने कल का गेम स्टार्ट नहीं किया था, उसकी जगह जेम्स स्टोन था। काइल वॉकर जो था उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो सैड है, वो अपनी टीम के लिए इतने बड़े स्टेज में फाइनल में खेलना चाह रहा था, आखिर में उसको लाया गया। तो जो काइल वॉकर को लाया गया जॉन स्टोन्स को सब्स्टिट्यूट करके, और अकांजी का भी गेम काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था। तो अभी सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि मैनचेस्टर सिटी तो जीत गई है, पेप गार्डियोला इज ऑफिशियली द गोट ऑफ फुटबॉल मैनेजर्स भी उसको दे दिया गया है, मीम्स भी काफ़ी सारे बन रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब बैलन डोर मोस्ट डिजर्वेडली किसको मिलना चाहिए, क्या वो लियोनेल मेसी है या अर्लिंग हालैंड है? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि देखो अब जो है मैनचेस्टर सिटी ने एक ट्रेबल पूरा कर दिया है और अब लियोनेल मेसी को वो चैलेंज करने के लिए बराबर लेवल पे आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस स्टोरी की, मेरा मानना ये है कि अर्लिंग हालैंड जो है वो चैंपियंस लीग में और लीग में तो बहुत अच्छा उसने अपने परफॉर्म किया, लेकिन अब जो सबसे क्रूशल स्टेज था चैंपियंस लीग का और सबसे मेन जो स्टेजेस थे उसने उन गेमों में उसने स्कोर नहीं किया। जैसे कि राउंड ऑफ 16 में उसने स्कोर किया, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, फाइनल में अर्लिंग हालैंड ने स्कोर नहीं किया। टोटल 9 गेम्स में 1 गोल मारा है उसने, लास्ट 9 यूसीएल गेम्स में 1 गोल मारा है उसने। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा, लेकिन फिर भी एक ट्रेबल और एक वर्ल्ड कप में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। जब वर्ल्ड कप की बात आती है तो हम बात करते हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, और उस स्टेज पे लियोनेल मेसी ने हर ग्रुप स्टेजेस से लेकर के, नॉकआउट से लेकर के, राउंड ऑफ 16 से लेकर के सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल में लियोनेल मेसी ने स्कोर किया। अपनी एवरेज टीम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया सिर्फ एक लियोनेल मेसी ने, जो अपनी टीम को एक एज ए लीडर कैरी किया 30 से 35 ईयर्स के एज में, और अपनी टीम को फाइनली उस ग्लोरी को दिलाया जो 36 साल से अर्जेंटीना वेट कर रही थी। लास्ट टाइम डिएगो आर्मांडो मैराडोना ने उस ट्रॉफी को उठाया था, अब लियोनेल मेसी भी उठा सकते हैं। तो वो चीज़ उन्होंने पूरा किया। तो अब ये पॉइंट ये कि कौन बैलन डोर जीत सकता है, मेरे हिसाब से इस एज के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो लियोनेल मेसी भी इस दावेदारी में कहीं कम नहीं है। इस थ्रू आउट इस पूरे सीज़न में 60 के आसपास का गोल कंट्रीब्यूशन है उनका थ्रू आउट द सीज़न, वो चाहे क्लब के लिए हो चाहे कंट्री के लिए हो। तो ये तो अब मुश्किल होने वाली है कि किसके लिए जाएगा बैलन डोर। काफ़ी लोग बोल रहे हैं अगर हालैंड नहीं जीता तो वो रिग्ड होगा, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। तुम लोग ऐसे हेट मत देना, किसी को सपोर्ट करो, जो भी है जो डिज़र्व करेगा सबसे ज़्यादा बैलन डोर का वो जीत जाएगा। तो तुम्हारे थॉट्स क्या है इस चीज़ पे कि कौन जीतेगा बैलन डोर, अर्लिंग हालैंड या लियोनेल मेसी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी अपडेट्स के लिए, ट्रांसफ़र अपडेट्स के लिए, ट्रांसफ़र रूमर्स के लिए, मैच फैक्ट्स के लिए, मैच एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करो गीक्स फुटबॉल नेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।